गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। जो हम लोग सीक्वेंस स्टडी कर रहे थे कि कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर सीन टू बी फंक्शन एज अ यूनिट व्हेन वी कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट, जो 14.1 में एक लाइन दी थी उसमें से हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी कवर कर लिया और डिकम्पोजिशन कवर कर लिया। नेक्स्ट वन इज एनर्जी फ्लो एंड देन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो एनर्जी फ्लो में अगर हम लोग बात करें तो देखो एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है ना कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे पे ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी का फ्लो होगा ऑब्वियसली, इतना तो हम सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या सीक्वेंस है, क्यों ट्रॉपिक लेवल 4 to 5 लेवल से हाई नहीं होते हैं, ये सारे फंडामेंटल्स को हम लोग इस सेक्शन में कवर करेंगे। तो सबसे बेसिक सन लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी प्रोड्यूसर यूज़ करेंगे इसको, तो कन्वर्ट कर देंगे सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। देन ये प्रोड्यूसर हो गया, प्रोड्यूसर से अब जैसे जैसे कंज्यूमर उसको यूज़ करेंगे, हर एक लेवल पे हीट लॉस होता हुआ दिख रहा है, हर एक लेवल पे हीट लॉस है और हर एक लेवल पे हीट का ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है, मतलब हीट आगे ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हमें यूनिडायरेक्शनल दिख रहा है जो रेड एरो से रिप्रेजेंट है, एंड पैरेलली क्या हो रहा है वहाँ न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हो रही है जो कि साइक्लिक वे में दिख रहा है हमें। क्लियर है बेटा? हीट हीट साइक्लिक वे में रिटर्न होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक, तो फिर से वही है, प्रोड्यूसर हीट को, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में बाय द मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, यूज़ करेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, ठीक है, हर्बीवोर, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर, ये सब यहाँ पे आ जाएंगे। फिर डिकम्पोजर हैं, डिकम्पोजर हमें पता है कि किसी भी लेवल पे इंटरैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे डेथ एंड डीके मटेरियल आएगा वहाँ पे डिकम्पोजर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, ट्रॉपिक जो हम चेन पढ़ते हैं फूड चेन, ये उसके अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एंड फाइनली दे कन्वर्ट दिस ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, and then they that inorganic nutrient which are available for the soil, plants in soil, again used by the producers, ठीक है, अगेन यूज बाय द प्लांट्स। तो ये एक साइकिल चलता रहेगा और हर स्टेज पे हमें हीट लॉस होता हुआ दिख रहा है। क्लियर? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप नोट डाउन कर लोगे। इनकमिंग सोलर एनर्जी अगर हम 100% से लेके चलते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स होती हैं उनसे रिफ्लेक्ट हो गई 6% एनर्जी। देन 20% एनर्जी रिफ्लेक्शन हुआ क्लाउड से, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट कर गया, नो एब्जॉर्प्शन ईयर, ठीक है। तो 6% एटमॉस्फेरिक लेयर्स रिफ्लेक्ट कर दी, एंड देन क्लाउड्स की लेयर रिफ्लेक्ट कर दी। देन लास्टली 4% सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई, अर्थ की जो सरफेस है, ठीक है, उससे रिफ्लेक्ट हो गई। तो 6, 24 मतलब 30% तो पूरी टोटल रिफ्लेक्ट हो गई 100% में। नाउ इधर देखते हैं अप्रोक्सीमेटली अब जो आगे एंटर कर रही है उसमें 19% एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर एंड क्लाउड्स, 19% एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई क्लाउड से या एटमॉस्फेरिक लेयर से, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके बाद बची जो 51% वो आ गई हमारे सरफेस पे, एक्चुअली में हिट कर रही है, ठीक है। तो 51% अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हिट करती है और जिससे हम लोगों को इस तरीके के जो भी सर्कमस्टेंसेज या जो भी हम इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन में लाइट को देख रहे हैं उसका जो रोल है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ 51% एब्जॉर्ब, ठीक है। बाकी के सारे क्या हुए, या तो एटमॉस्फेयर में क्लाउड में एब्जॉर्ब हो गए या तो रिफ्लेक्ट हो गए हैं बाय एटमॉस्फेरिक लेयर, बाय क्लाउड्स और बाय अर्थ सरफेस। क्लियर है बेटा? तो ये कंपोजिशन आप ध्यान रखना। देन हम एनर्जी फ्लो की बात करें, वही चीज़ है, इनपुट एनर्जी सोलर एनर्जी मैटर साइकिल में वो क्रॉस कर रही है एक लेवल से दूसरे लेवल, एंड देन फाइनली हर एक लेवल पे एक एनर्जी लॉस हो रहा है, हीट एनर्जी हो रही है और वो इकोसिस्टम को रिटर्न हो रही है, ठीक है, या बायोस्फीयर को रिटर्न हो रही है। हाउ डज एनर्जी फ्रॉम द सन एंटर द इकोसिस्टम? इसका सिंपल सा एक एंड ओनली प्रोसेस है। सन एंड लाइट एनर्जी किस तरीके से इकोसिस्टम में एंटर कर रही है, तो दैट इज बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स यूजेस द सन्स एनर्जी टू मेक शुगर, फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस हमें पता है, वहाँ पे जो कन्वर्जन हो रहा है दैट इज जस्ट बिकॉज दैट इज द पॉइंट वेयर सोलर एनर्जी इंटर्स इनटू अवर इकोसिस्टम या इंटर्स अवर फूड चेन। तो जो सोर्स है एंट्री का दैट इज फोटोसिंथेसिस। क्लियर? अब हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे
अगेन वही चीज़ है, अलग अलग फिगर से है ताकि आपको एकदम क्लैरिटी रहे। सोलर एनर्जी, प्लांट ने उसको ट्रैप किया, फोटोसिंथेसिस हुई, ठीक है, जीपीपी हुआ, फिर वहाँ से रेस्पिरेशन लॉस को माइनस कर दिया जो प्लांट ने खुद यूटिलाइज किया। उसके बाद एनपीपी, दैट एनपीपी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, वी कैन से हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स के लिए अवेलेबल होगा। हर्बीवोर्स कुछ यूज़ करेंगे, कुछ हीट लॉस कर देंगे, कुछ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो डिकम्पोजर आ गया, जैसे अब इसी में कंज्यूमर्स की पूरी चेन हो जाएगी, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, एंड देन डिकम्पोजर उस पर ग्रो करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। अगेन यहाँ हीट लॉस होगा क्योंकि ये तो कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है तो उनके बीच में बॉन्डिंग बनी होगी, कार्बन मॉलिक्यूल्स बाइंड होंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग होगी, उसमें बॉन्ड एनर्जी होगी, तो वो एनर्जी रिलीज होगी, कुछ ये यूटिलाइज करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे क्योंकि एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करेंगे, एंड कुछ ये एटमॉस्फेयर को, इकोसिस्टम को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। फिर अब जो कंटेंट बचा वो हो जाएगा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूल, उसमें कोई एनर्जी नहीं रहेगी, वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूल है एंड वो देन ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो उस रिसाइकलिंग के प्रोसेस में अगर हम ये कहें कि एनर्जी का फ्लो किस तरीके से है, तो इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसा है, तो यूनिडायरेक्शनल दिख रहा है, वो रिटर्न होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन रिसाइकलिंग जो मैटर का फ्लो है, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो है, वो एक साइक्लिक फॉर्म में फ्लो हो रहा है। नाउ एनर्जी का लेवल एक इकोसिस्टम में 4 to 5 लेवल से ज़्यादा क्यों नहीं होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। जो हीट लॉस लिखा हुआ है, हीट निकल रही है एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते वक्त, उसमें अगर इस तरीके से और 6, 7, 8 लेवल तक जाएंगे तो वहाँ पे एनर्जी का बहुत सच अमाउंट नहीं बचेगा। इसी में से ज़्यादा अच्छे से तुम लोग समझ पाओगे इसको। जैसे जस्ट देखो यहाँ पे इनिशियली जो एनर्जी का लेवल है सनलाइट से, उसके बाद 10,000 जूल, 1,000 जूल, 100 जूल, 10 जूल, इस तरीके से एक फ्लो ऑफ एनर्जी। जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ने 10,000 जूल एनर्जी को स्टोर कर लिया, ठीक है, बाकी लॉस हो गया, कितना है, 1, 2, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख जूल एनर्जी दिया हुआ है, तो उसमें से 10,000 ही उसने उसके पास है, बाकी लॉस हो गया उस लेवल पे। नाउ प्राइमरी कंज्यूमर और प्राइमरी प्रोड्यूसर के लेवल पे 10,000 का 10%, 1,000 जूल रह गया, बाकी लॉस हो गया, हीट लॉस हो गया या उसने कंज्यूम कर लिया। देन 100 जूल, देन 10 जूल, तो इसके ऊपर जाएंगे तो 0.1, इसके ऊपर जाएंगे तो 0.001, इस तरीके से कोई मीनिंग नहीं रहेगा, कोई उसके पास बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी नहीं रहेगी, ठीक है, कि और आगे ट्रॉपिक चेन चल सके। एंड आगे की बात करोगे तो वो ऐसा एनिमल होगा जो इन सब से स्ट्रांग होगा। क्लियर बेटा? तो इन सब से स्ट्रांग होगा तो उसको रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी तो ज़्यादा रहेगी, एंड लेकिन सोर्स ऑफ एनर्जी वो तो लॉस होता जा रहा है ना। तो ये रूल हम लोग पढ़ेंगे, लिंडमैन्स रूल पढ़ेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी का। तो यहाँ पे 10% ही आगे ट्रांसफ़र हो रहा है और बाकी सब लॉस हो जा रहा है। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि एक ट्रॉपिक चेन आप जब पढ़ोगे तो किसी भी ट्रॉपिक चेन में 4 to 5 लेवल तक ही आप जा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हो, जस्ट बिकॉज उससे ऊपर एनर्जी इतनी कम रहेगी आगे ट्रांसफ़र होने के लिए कि दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली यूजलेस। और वो अगर आप वहाँ पे कुछ बनाओगे भी ना ऐसा, जैसे जस्ट सपोज कि एक कोई ऐसा, जैसे कॉमन ले लेते हैं हम, लॉयन है, ठीक है, लॉयन एक हर्बीवोर को भी फीड कर सकता है, एक कॉर्निवोर को भी, एक प्राइमरी कॉर्निवोर को भी फीड कर सकता है। अगर वो प्राइमरी कॉर्निवोर को फीड करेगा तो उसको सेकेंड लेवल की एनर्जी लेवल मिलेगी, मतलब सेकेंड में तो वो ऑलरेडी 2 बार उसका लॉस हो चुका होगा, ठीक है। अगर वो हर्बीवोर को फीड करता है तो जस्ट ट्रॉपिक चेन में उसको प्राइमरी कंज्यूमर पे ही वो एक्ट करेगा, हर्बीवोर पे एक्ट करेगा तो वो प्राइमरी कंज्यूमर बन जाएगा, ठीक है। तो उसको लेवल ऑफ एनर्जी वो एकदम पहले ग्राउंड लेवल पे ही इंटरेक्ट कर गया तो उसको हाई लेवल ऑफ एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई इसके ऊपर तुम चेन बनाते भी हो तो भी उस चेन में वो इंसान, वो एनिमल काफ़ी ताकतवर आ जाएगा और उसके पास पॉसिबिलिटी दोनों की है, वो हर्बीवोर को अटैक कर सकता है, वो कॉर्निवोर में जो नीचे है ग्राउंड लेवल पे जिसके पास ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज है वो उसको भी अटैक कर सकता है, प्राइमरी कंज्यूमर को अटैक कर सकता है, सेकेंडरी कंज्यूमर को अटैक कर सकता है। तो वो यहाँ पे क्यों रहेगा, वो डायरेक्ट इनको अटैक कर लेगा ना, क्योंकि समहाउ उन्हें भी पता है उन्हें एनर्जी किससे ज़्यादा मिलेगी। क्लियर बेटा? तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन का जो रूल है जिसमें एनर्जी कितने परसेंटेज ट्रांसफ़र हो रही है, उसकी वजह से
ही वो जो ट्रॉपिक चेन बनती है वो कभी भी 5 से इंक्रीज़ नहीं होती है, मतलब उतने ही लेवल में एनर्जी इतनी डाउन हो जाएगी कि वो उससे 10% के अलावा वहाँ पे कुछ रिमेनिंग बहुत ज़्यादा रहेगा नहीं, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली निग्लिजिबल, और उसके सर्वाइवल के लिए भी नहीं रहेगा। तो इसलिए ये ट्रॉपिक चेन इतने ही रेंज तक सिर्फ जनरेट होती है। तो एनर्जी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। क्या कह रहा था ये? अब यहाँ पे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल आपको दिख रहा है प्रोड्यूसर, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर। अभी इन सब चीज़ों में ना कई क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करने को मिलेंगे जहाँ पे आपको चेन के अकॉर्डिंग कौन सा सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, कौन सा टर्सरी कंज्यूमर होगा, इसमें कन्फ्यूज़न आ जाएगा। ठीक है, तो वो सब हम लोग क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करोगे वहाँ इंटरेक्ट करना, तो हमें बताना है। जैसे ह्यूमन का ही है कि ह्यूमन किस लेवल पे आता है, तो हम एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हम अगर वेजिटेरियन की बात करेंगे तो हम जो प्योर वेजिटेरियन है वो प्राइमरी कंज्यूमर में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन हुआ है और जो पहले स्टार्टिंग में थे वो वेजिटेरियन तो नहीं थे, वो फ्लैश वगैरह खाने लगे थे, जानवरों को खाते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे रिसोर्सेज डेवलप होके उन्होंने सम हाउ न्यूट्रिएंट वैल्यू या वॉट एवर जो रिक्वायरमेंट है, एथिक्स, ये वो सारी चीज़ों को अप्लाई करके फिर डिवाइड हुआ, वापस से ह्यूमन होमोसैपियंस आ गया वेजिटेरियन में। तो वेजिटेरियन को ह्यूमन को अगर हम ट्रॉपिक लेवल में रखें तो हम टॉप कॉर्निवर्स में आते हैं। ठीक है, लेकिन हमें आंसर हमेशा इस तरीके से करना पड़ेगा कि वो किस फूड चेन की बात कर रहा है, किस कैटेगरी की बात कर रहा है। अगर डायरेक्ट पूछा है तो वी आर कॉर्निवर, कॉर्निवर में भी हम टॉप कॉर्निवर है। टॉप कॉर्निवर वो होते हैं कि जो किसी को भी शिकार कर सकते हैं, खाना या नहीं खाना दैट इज डिफरेंट थिंग। तो ह्यूमन ने सबको कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, इसलिए ह्यूमन के केस में कोई भी कंफ्यूजन माइंड में मत रखना। आपसे फूड चेन देके पूछेगा तो आपका अलग आंसर होगा, लेकिन एक यूनिवर्सल जो फैक्ट है कि ह्यूमन कहाँ पे फिट होंगे, तो वी आर टॉप कॉर्निवर, हमारे ऊपर कोई कॉर्निवर नहीं है। ठीक है, हमें कोई अटैक जरूर कर सकता है, लेकिन विद वेपन्स हम किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और किया ही है ह्यूमन ने। तो इसलिए हम लोग सब टॉप कॉर्निवर में आते हैं। मॉडर्न ये जो ट्रॉपिक लेवल की मॉडर्न हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग, एंड जो एंशियंट है, सबसे एंशियंट हर्बीवोर्स मतलब वेजिटेरियंस तो बीच में आ गए। जो ओमनीवोर्स वाला फिनोमिना है, वेजिटेरियन तो बीच में इवॉल्व हुए हैं फिर से। जो इनिशियली ह्यूमन थे वो भी तुम्हारे कॉर्निवोर्स थे, एंड अभी जो टॉप पे हैं वो भी कॉर्निवोर हैं। ओमनीवोर्स में जो हम लोग रखते हैं दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी फूड हैबिट क्या है, वो किस किस मल्टीपल रिसोर्सेज पे ह्यूमन कैन ग्रो, मतलब डेवलप ह्यूमन डिपेंडेंट हो सकता है, मल्टीपल फूड रिसोर्सेज हैं उसके, इसलिए ओमनीवोर्स में है। और लेकिन हम जब इस तरीके की कैटेगरी वाइज बात करेंगे तो हमें बिल्कुल एकदम क्लियर रहना चाहिए कि ह्यूमन का ट्रॉपिक लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर किस में होगा, जब वो नॉन वेजिटेरियन है, एंड प्राइमरी कंज्यूमर ऑब्वियसली जब वो वेजिटेरियन है। और जब कॉमन आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन कंज्यूमर में किस लेवल पे आएगा, ठीक है, प्राइमरी या प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, कॉर्निवोर या टॉप कॉर्निवोर, इस तरीके से, तो आपका आंसर होगा टॉप कॉर्निवोर। तो अलग अलग वेराइटीज़ हैं, अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, उसको ध्यान में रखोगे। क्लियर है? अब इन सारी चीज़ों में हमने देखा कि कितना सोलर एनर्जी आ रहा है, क्या हो रहा है। तो एक बार एनसीईआरटी के डेटा देखते हैं, उसके बाद ये वाला मैं तुम लोगों को समराइज कर दूंगी, या यही पहले देख लो तो फिर वहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 to 5% सोलर रेडिएशन, जितना अभी एब्जॉर्ब हुआ उसमें भी कितने परसेंटेज, 2 to 10% होता है जो प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो प्लांट्स यूज़ किए वही जीपीपी में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद प्लांट ने जो यूज़ किया, जो अपने को यूटिलाइज कर लिया, उसके बाद रह गया वो एनपीपी में कन्वर्ट होगा। और एनपीपी अवेलेबल है इस फूड चेन को चलाने के लिए। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर के लिए एनपीपी अवेलेबल होगा, तो उसके लिए कितना सोलर रेडिएशन ट्रांसफर हुआ, 1 to 5%। ठीक है, रेंज है 1 to 5% सोलर रेडिएशन विच मेंटेन द ट्रॉपिक चेन। क्लियर? फिर दिया है 3000 to 4000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर डे। इट मीन्स कि जो हार्वेस्टिंग ऑफ सोलर एनर्जी है, जो हार्वेस्टिंग ऑफ एनर्जी है, दैट इज 3000 to 4000 पर मीटर स्क्वायर पर डे एक रिसोर्सेज में। जैसे कल हम लोगों ने देखा था डिकम्पोजर का अफेक्ट, फैक्टर्स उन पे, इन्वायरमेंटल क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे अफेक्ट करती है,
उसी तरीके से यहाँ पे एनर्जी फ्लो किस तरीके से अभी ज़्यादा चल सकता है, ज़्यादा जहाँ सप्लाई हो, ज़्यादा जहाँ प्लांट हो, जहाँ ज़्यादा प्रोड्यूसर होंगे, ठीक है, प्रोडक्टिविटी रेट जिस एरिया, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात की जाए तो वहाँ टेम्परेचर भी हायर है, वहाँ रेन भी हायर होती है, तो बार बार आपकी साइकिल फास्ट चलेगी। वहाँ डेट्रीबोर्ड्स भी, मतलब डिकम्पोजर भी हायर रेट पे एंगेज्ड होंगे, क्योंकि जब पूरा का पूरा फॉरेस्ट है तो वहाँ पे बहुत सारे ट्री के पार्ट, प्लांट के पार्ट, वहाँ पे लीव्स, बार्क, स्टेम, ठीक है, ब्रांचेस, ये गिर के वहाँ पे डिग्रेड होने के कंडीशन में रहेंगी, ठीक है, इनका डिग्रेडेशन चलता रहेगा। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक ऐसा हो गया कि जहाँ पे आपको हायर रेट ऑफ एवरीथिंग दिखेगा, लगभग वहाँ पे डिकम्पोजिशन का हायर रेट दिखेगा, वहाँ बायोमास काफ़ी ज़्यादा रहेगा, वहाँ स्पीसीज की आपको वेरिएशन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, नंबर ऑफ स्पीसीज भी वहाँ ज़्यादा दिखेगी, डाइवर्सिटी भी वहाँ पे ज़्यादा दिखेगी। तो 3000 to 4000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर डे में एक हम एनर्जी जो है वो उनका हार्वेस्टिंग का रेट है ये। एंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो क्लियर है हमें, एनर्जी कभी बैक साइड में नहीं आएगी, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी चल रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को फॉलो करते हुए एनर्जी का फॉर्म चेंज हो रहा है, जब वो सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जब वो यूटिलाइज हो रही है और कोई दौड़ रहा है, भाग रहा है, ठीक है, यूज़ कर रहा है उसको अपने बॉडी के मेंटेन करने में, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी हो रही है, ठीक है, फिर वो रिलीज हो रहा है तो थर्मल एनर्जी भी हो रही है, तो हर तरीके का हमें एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। देन बायो एनर्जेटिक्स, यही जो हम एनर्जी को बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं, दैट इज बायोलॉजिकल एनर्जी, बायो एनर्जेटिक्स और इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स। तो एक ये डेफिनेशन नोट कर लोगे, इज द स्टडी ऑफ एनर्जी इन लिविंग सिस्टम, ठीक है, द स्टडी ऑफ एनर्जी इन लिविंग सिस्टम, दैट इज एनवायरमेंट में जब हम स्टडी कर रहे हैं, एंड द ऑर्गेनिज्म, लिविंग सिस्टम और ऑर्गेनिज्म में एनर्जी को स्टडी को हम क्या बोलेंगे, बायो एनर्जेटिक्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यूटिलाइज देम। क्लियर है बेटा? तो अभी एनसीईआरटी के पॉइंट्स देख लेते हैं। एनसीईआरटी कह रहा है एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, पहली चीज। तो यहाँ पे अब तुम लोगों को क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन सा फ्लो चलेगा, एनर्जी फ्लो क्या चलेगा, यहाँ एनर्जी का सोर्स क्या रहेगा, यहाँ क्या चीज चल रही है, प्रोसेस क्या चल रही है, कौन से ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे। तो एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। अगर डीप सी को छोड़ दें तो बाकी सारी जगह पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सनलाइट ही है। ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% ऑफ इट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक। वी नो दैट plants and photosynthetic bacteria autotrophs fix sun radiant energy to make food from simple inorganic material, CO2 H2O को यूज़ करके सनलाइट के प्रेजेंस में उससे ऑर्गेनिक मटेरियल बन रहा है, तो इनऑर्गेनिक को यूज़ करके ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिक्सेशन ऑफ गैसेस फॉर्म इनटू सॉलिड फॉर्म, अलग अलग तरीके की डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस की। प्लांट्स कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ द PAR, जिसको वहाँ पे कैप्चर करने के बाद 1 to 5% लिखा था कि ट्रांसफर होता है। तो इंपॉर्टेंट डेटा है बेटा, ये आप सब मार्क करके रखोगे, एक जगह नोट डाउन कर लेना, डेटा वाइज जितना एनर्जी का डेटा है उसको एक जगह एक टेबल बना लेना। प्लांट्स कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ द PAR एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन्स द इंटायर लिविंग वर्ल्ड। जो 50% 51% हिट की, उसके बाद भी 2 to 10% ही है जो प्लांट यूज कर रहा है, एंड वहां से भी 1 to 5% है जो कि नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर? दिस सस्टेन द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट्स flows through different organisms of an ecosystem. All organisms are dependent for their food on producer either directly or indirectly. हर्बीवोर होगा तो डायरेक्टली हो गया, कार्निवोर हो गया, ऑमनिवोर हो गया तो वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। क्लियर? All organisms are dependent either directly or indirectly. So you find unidirectional flow of energy from the sun to producer and then to consumers. And lastly,
बाय द डिकम्पोजर, और वहाँ पे आपको डिकम्पोजर किसी भी चेन में किसी भी लेवल पे वो एंटर कर सकते हैं. इज दिस इन कीपिंग विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स? ऑब्वियसली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी या फ्लो, क्या कहता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहता है ना, तो उसको ये फॉलो कर रहा है. फर्दर इकोसिस्टम आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. ऐसा नहीं है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में स्टार्टिंग में बेसिक लेक्चर्स में ये बताया कि थर्मोडाइनमिक्स की लॉ एक ऐसी है जो यूनिवर्सल सबसे ज़्यादा मतलब एप्लीकेबल लॉ आपको दिखेगी ना, तो दैट इज़ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. दे नीड अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर. वहाँ पे जो भी प्रोसेस चल रहा है, जो भी सिंथेसिस चल रही है, उसके लिए उन्हें कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए. तो ये भी हो गया, ये भी यहाँ फॉलो हो रहा है. ठीक है. टू काउंटरएक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस. अब वो इंट्रोपी इंथैल्पी वाला फिनोमेना याद हो. एग्जाम्पल एक मैंने बताया था कि अगर घर हम लोग सुबह सुबह सब सेट करके रखा है, चाहे मम्मी लोग करें चाहे कोई सर्वेंट करे, तो उसके बाद हम दिन में जैसे जस्ट सपोज तुम अपने स्टडी टेबल का ही लो, घर को छोड़ दो, स्टडी टेबल पे तुमने पूरा प्रॉपर अरेंज करके रखा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश वॉट एवर द सब्जेक्ट, सारी बुक्स और कॉपीज सब अरेंज है. अब जब पढ़ना स्टार्ट करोगे, इंग्लिश पढ़ा हटा दिया, फिजिक्स पढ़ा, कुछ खुला है, कुछ नया नोट्स बनाया, कुछ पेपर पे ऐड किया, कुछ पेपर में लिखा था वो गलत हो गया, उसको फाड़ के फेंका. ठीक है. तो थोड़ी देर बाद के बाद एक शाम तक ऐसा दिखेगा कि तुम्हारी पूरी की पूरी टेबल डिस्टॉर्टेड हो गई है. ठीक है. जस्ट बिकॉज ऑफ जो एनर्जी वहाँ पे स्टोर थी वो एनर्जी यूज हो चुकी है, तो वो सिस्टम डिस्टॉर्टेड हो गया. अब उसको रीऑर्गेनाइज करोगे तुम, तब वहाँ पे प्रॉपर फिर से वर्क कर सकते हो. तो दैट इज द सप्लाई ऑफ एनर्जी टू बी मेंटेन. क्लियर बेटा? तो ऐसे ही घरों में हमारे होता है कि घर पूरा फैल गया तो उसको फिर से मैनेज करो. टू काउंटरएक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस. क्लियर? तो इंथैल्पी इंट्रोपी वाला फिनोमेना हो गया. देन द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर. इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर आर हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट. क्लियर है? ठीक है. अब कंपैरिजन कर रहा है कि क्या है मतलब अलग अलग इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल की बात करें, एक्वाटिक की बात करें, तो उससे रिलेटेड है. मेजर प्रोड्यूसर आर हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट. मार्क कर लेना इसको. Likewise, producer in an aquatic systems are various species like phytoplankton, algae and higher plants. Aquatic system में phytoplanktons main हो जाएंगे producer, और कुछ plants भी होंगे वहाँ पे. You have read about the food chain and web that exist in nature, starting from the plants or producer. Food chains or rather webs are formed such that an animal feeds on a plant or on another animal एंड इन टर्न इज फूड फॉर अनदर. मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि हर एक ट्रॉपिक लेवल का अगर हम बात करें तो उसके लिए फूड कौन होगा? उसके जस्ट लोअर वाला. ठीक है. जस्ट उसके पहले की जो ट्रॉपिक लेवल होगी वो उसके लिए फूड होगा. जैसे हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की बात करें तो सेकेंडरी के लिए फूड क्या हुआ? प्राइमरी वाला हो जाएगा. प्राइमरी के लिए फूड क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर हो जाएगा. तो डिपेंडेंट तो फूड के लिए प्रोड्यूसर्स पे ही है, लेकिन वो चेन उस पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे वो अपने सक्सेसिव जो लोअर वन होगा उस पर डिपेंडेंट होगा. द चेन और वेब इज फाउंड बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी. एंड अगर हम पूरे वेब की बात करें, अभी हम इमेजेस दिखाते हैं, तो वेब की बात करें तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म 3-4 तरीके के उसको फीड कर सकता है. ठीक है. जस्ट सपोज कोई ह्यूमन है तो वो फ्लैश भी खा रहा है, ऑमनीवोर्स है, वो फ्लैश भी खा रहा है, वो आज मन नहीं किया तो साग की सब्जी भी खा रहा है. तो अलग अलग तरीके का उसका फूड चेन बन जाएगा. क्लियर बेटा? तो अभी जैसे वही लॉयन अगर खा रहा है तो लॉयन रैबिट को भी खा सकता है, लॉयन फॉक्स को भी खा सकता है, फॉक्स रैबिट को खा सकती है. तो अगर लॉयन ने फॉक्स को खाया तो वो 3rd लेवल पे आ गया, अगर उसने रैबिट को खाया तो वो जस्ट 2nd लेवल पे ही था. तो मीन्स इंटरेक्शन जो फूड का है वो इंटरडिपेंडेंसी है, मतलब वो एक दूसरे को काउंटर कर रहा है. ठीक है. दैट्स वाई वो ऐसा नहीं है कि एक ही सोर्स के लिए वो एकदम डिपेंडेंट हो गया, एक ही चेन को वो हमेशा फॉलो कर रहे हैं. क्लियर? तो इस चक्कर में वहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, जैसे हर्बीवोर है तो हर्बीवोर का एक ही चेन है, वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है. क्लियर?
वो प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट हैं, उनका फूड ही प्लांट है। लेकिन अगर हम किसी बर्ड की बात करें तो बर्ड्स कुछ सीड भी खा रही हैं, कुछ इंसेक्ट भी खा रही हैं, तो एक वहाँ पे हमें कैटेगरी दिख रहा है। फिर कुछ स्पेसिफिक है जो सिर्फ फूड सीड खा रही हैं, ऐसा है। तो कैसा होता है ना कि अगर आप सर्वाइवल करना चाह रहे हो और आपके पास जो जिस फूड के लिए, अब मैं ऐसा बोलूँ कि आज आज से मैं सिर्फ फ्रूट ही फ्रूट लूँगी, ठीक है, और कहीं मैं ऐसे सिचुएशन में फंस जाऊँ कि वहाँ फ्रूट है ही नहीं, तो उस दिन मुझे क्या करना पड़ेगा? या 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, एक टाइम आएगा ना, या तो मैं अडॉप्ट करूँ दूसरी चीज़ को, किसी दूसरे अनाज को लेना स्टार्ट कर दूँ, या तो मैं मर जाऊँ वहाँ पे। तो वही चीज़ है कि हमारे पास हमेशा कैसा रहेगा ना कि कई सारे रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, तो उन रिसोर्सेज में हम स्विच करते हैं, हम हुए या कोई एनिमल हुए, वो स्विच करते हैं। उन सब वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे एक वेव बन जाता है, फूड वेव। तो जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है दैट इज फूड वेव। द चेन और वेव इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन्स इन इट फॉर एवर। एक एनर्जी जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रैप हुई है वो हमेशा नहीं रहेगी। जैसे जस्ट सपोज कि अगर कोई आपने घर में रैबिट या कोई आपने पेट एनिमल रख रखा है, अब आप उसको मार के खाओगे तो है नहीं, ठीक, तो आप सोच रहे हो कि यहाँ से तो फूड चेन डिस्टर्ब हो गई, इसको तो किसी ने खाया नहीं, इसके पास जो एनर्जी, अब उसे खिला पिला तो रहे होगे, आपने पाल रखा है तो खिला पिला रहे हो, उसे पाल रहे हो, उसके अंदर फ्लैश मसल्स सब डेवलप हो रही है, ठीक, और आपने उसको फूड चेन में डाला ही नहीं, तो अभी कैसा लग रहा है कि वो फूड चेन में तो गया ही नहीं, ठीक, नहीं, तो उसकी एनर्जी उसके पास रह गई नहीं, ऐसा भी नहीं होगा ना, एक दिन तो उसकी डेथ होगी ना, जो आया है वो जाएगा ही, तो उसकी डेथ जब होगी तो उससे एनर्जी डिकम्पोजर डेट्रीवोर्स उससे एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे और वो एनर्जी वहाँ से ख़त्म हो जाएगी फाइनली जब इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होगी। तो जो एनर्जी ट्रैप हुई है वो द एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन्स इन इट फॉर एवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है, कि वो उसी में बनी रहे, वो कभी ना कभी रिलीज होगी। अगर वो ट्रॉपिक लेवल फूड चेन में नहीं गई तो वो डेथ की तरफ जाएगी, तो वहाँ पे कंज्यूमर यूज़ करेंगे उसको। द एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर हैंस इज एदर पास्ड ऑन टू अ कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाई, चाहे वो कंज्यूमर को चला जाए या वो डाई हो, डेथ हो जाए उसकी, ठीक है। तो बेटा किसी भी तरीके से उसके अंदर जो एनर्जी ट्रैप हुई है, अगर जस्ट हम सपोज किसी प्लांट की बात करते हो, उस प्लांट के एकदम टॉप पे कुछ लीव्स लगी हैं जिस पे कोई अटैक कर रहा है, तो भी उसका एक सेनेसेंस आएगा, एक टाइम आएगा जब वो लीफ वहाँ से फॉल करेगी, ज़मीन पे आ जाएगी, फिर उस पर डिकम्पोजर डेट्रीवोर्स एक्ट करेंगे और वो डिग्रेड हो जाएगी। क्लियर बेटा? तो एदर दैट एनर्जी फॉलो द ट्रॉपिक चेंज और नॉट फॉलो, किसी भी केस में, लेकिन जो उसमें एनर्जी ट्रैप हुई है वो एक न एक दिन वापस से इकोसिस्टम को मिल जाएगी, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ अ ओपन सिस्टम। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ द डेट्रियस फूड चेन और वेव। अगर अब हम यहाँ पे एक दूसरी फूड चेन की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगी डेट्राइटस फूड चेन, जिसमें कि वो आपको मतलब हम लोग अगर उसको देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम देखें तो वो भी प्लांट पे ही डिपेंडेंट होगी, वो प्रोड्यूसर पे ही डिपेंडेंट होगा। लेकिन ये छोटी एक फूड चेन अगर हम आइसोलेट कर लें तो वो किस पे हो गया कि इस पे अटैक करने वाले प्लांट रिसोर्सेज को अब नहीं ढूंढ रहे हैं, लिविंग को नहीं ढूंढ रहे हैं, ये डायरेक्ट यहाँ से कट हो गया डेथ एंड डीके मटेरियल पे ग्रो करने वाली चेन। क्लियर है बेटा? तो डेट्राइटस फूड चेन जो कि डेथ एंड डीके मटेरियल की फूड चेन हो जाएगी, मतलब वहाँ से स्टार्ट होने वाली, उसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर फिर नहीं दिखाया जाएगा। ऑल्दो वी नो दैट कि दैट डेथ और डीके मटेरियल इज डिपेंडेंट, जब भी वो लिविंग रहा होगा वो डिपेंडेंट रहा होगा प्लांट पे, लेकिन जब हम डेथ एंड डेट्राइटिस फूड चेन की बात करें तो पहले की सारी चीज़ों को कट कर दिया, उसका कोई लिविंग अस्तित्व नहीं रहा। अब उस पर ग्रो करने वाले डिकम्पोजर डेट्रीवोर्स, ठीक है, या कुछ ऐसे टॉप कॉर्निवोर्स भी होते हैं ना जो फ्लैश वगैरह जैसे गिद्ध, बाज, ठीक, एनिमल्स हुए, वो मरे हुए को फिर वहाँ से लेते हैं, तो वो भी डेथ एंड डीके मटेरियल को वहाँ पे जब उसमें है ऑर्गेनिक कंटेंट फ्लैशेस है तो वो वहाँ पे लेते हैं। तो मीन्स इंटरेक्शन भी हो रहा है यहाँ पे। दो फूड चेन अगर हम अलग अलग करें, अभी हम दिखाते हैं इसको, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्राइटिस फूड चेन, तो वहाँ पे आपको दो तरीके की डिफरेंट फूड चेन भी दिखेगी। तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे शॉर्टेस्ट फूड चेन कौन सी होती है, तो डेथ एंड डेट्राइटिस फूड चेन इज शॉर्टेस्ट फूड चेन। All animals depend on plants directly or indirectly for their food needs. They are hence called consumers.
एंड ऑल्सो हेट्रोट्रॉफ्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएंगे और हेट्रोट्रॉफ बोल रहे हैं हम। इफ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर द प्लांट्स they are called primary consumers, and if the animals ate other animals which in turn ate the plants or their produce, they are called secondary consumer। कंज्यूम तो उन्होंने भी किया, लेकिन उन्होंने उस एनिमल को कंज्यूम किया जिसने डायरेक्ट प्लांट को लिया था, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। लाइकवाइज यू कुड हैव टर्सरी कंज्यूमर टू। इसी तरीके से आपके पास टर्सरी कंज्यूमर भी हो सकता है जो टॉप कार्निवोर में आ जाएंगे। ऑब्वियसली द प्राइमरी कंज्यूमर विल बी हर्बीवोर्स। प्राइमरी कंज्यूमर के लिए हमेशा फिर सेट है कि वो हर्बीवोर्स ही होंगे। क्लियर। सम कॉमन हर्बीवोर्स आर इंसेक्ट, birds and mammals in terrestrial ecosystem and mollusca in aquatic ecosystem। Clear? The consumer that feed on these herbivores are carnivores or more correctly primary carnivore। जो डायरेक्टली हर्बीवोर पे होंगे उनको क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी कार्निवोर, या उनको क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक। सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब वो डायरेक्टली प्लांट्स पे नहीं डिपेंडेंट होगा, डायरेक्टली वो प्लांट को नहीं फीड कर रहा होगा, हर्बीवोर नहीं होगा। ठीक है, तो हर्बीवोर इज ऑलवेज प्राइमरी कंज्यूमर। कॉर्निवोर में आप सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, लेकिन हर्बीवोर हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर रहेंगे और सेकेंडरी कंज्यूमर हमेशा वो रहेंगे जो कि एनिमल को खा रहे हैं। ठीक है। Those animals that depend on the primary carnivores for food are labeled secondary carnivore। तो जो अब इसमें हायरार्की बन गई, जो प्राइमरी कार्निवोर को खा रहे हैं वो सेकेंडरी कार्निवोर हो गया। अ सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन मीन्स जीएफसी। जीएफसी मीन्स जो प्लांट पे डिपेंडेंट हुए बेटा, जिसमें प्रोड्यूसर रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो ग्रेजिंग फूड चेन जिसमें प्रोड्यूसर आ जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएगा, हर्बीवोर, प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉफिक, हर्बीवोर, देन कार्निवोर। इस तरीके से चेन आएगी, दैट विल बी ग्रेजिंग फूड चेन। मतलब इसमें प्लांट को इंक्लूड किया जाएगा। सिंपल सी चीज जान लो कि प्लांट इंक्लूडेड। क्या हो गया? प्लांट्स यहाँ पे ठीक है। ठीक है, अब इसके हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिखाते हैं आपको। अब हम यहाँ पे देखिए बेटा, अगेन वही कहानी है पूरी। प्रोड्यूसर फोटोसिंथेसाइजर हो गए, एनर्जी का इनपुट सोलर एनर्जी से आया, एनर्जी ट्रांसफर by the producer, solar energy converted into chemical energy, energy lost at each conversion step from one trophic level to the next। ठीक है, हर लेवल पे आपको एनर्जी का लॉस दिख रहा है। ये जो आपको एरो बाहर की तरफ दिख रही है वो क्या है? एनर्जी का लॉस। ठीक है, एनर्जी रिमेनिंग इन ऑर्गेनिक वेस्टेज रिमेन्स। हमेशा ऑर्गेनिक कंपोनेंट जब तक रहेगा तब तक वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी, वहाँ पे एनर्जी रहेगी। Energy losses are metabolic heat and as next export from ecosystem। Input on output energy a grazing food web। ठीक, लास्ट तक हमें ऐसे दिख रहा है कि एक एनर्जी आउटपुट अग्रेजिंग फूड वेब पूरा बन गया और हर एक लेवल पे फिर एनर्जी का लॉस होता रहेगा और वो एनर्जी वापस से सिस्टम को मिलती रहेगी। एनर्जी अपने इकोसिस्टम में रिवर्स जाती रहेगी। इसमें हर्बीवोर यूज़ किए, हर्बीवोर ने एनर्जी लॉस किया, फिर उनको कार्निवोर यूज़ किया, कार्निवोर भी एनर्जी लॉस कर रहा है, डेथ हो गई, डिकम्पोजर आ गए, डिकम्पोजर उससे एनर्जी डिग्रेड कर रहा है, एनर्जी को यूज़ कर रहा है एंड वापस से इकोसिस्टम को दे रहा है एंड फाइनली एनर्जी फूड आउटपुट निकल के इकोसिस्टम में जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक लॉ आएगा, लिंडमैन्स 10% लॉ, इसको आप नोट डाउन कर लोगे। When energy transformed from one trophic level to the next, about 90% energy is lost in the form of heat, only 10% is transferred फ्रॉम वन टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, इस 90% में कुछ वो खुद यूज करके लॉस कर देगा, कुछ वो वापस इकोसिस्टम को दे रहा है, इसलिए पूरा 90% लॉस, सिर्फ 10% है जो कि ट्रांसफर हो रहा है। दैट्स वाई कभी भी ट्रॉफिक चेन आपको बहुत लंबी नहीं दिखेगी, फूड चेन आपको बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल उसमें नहीं दिखेंगे। क्लियर। अब जैसे आप यहाँ पे देखो,
सोलर एनर्जी 1000 जूल्स ऑफ लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द मतलब यूटिलाइज बाय द प्लांट्स, 10 जूल्स एनर्जी अवेलेबल एज फूड। यहाँ पे सिर्फ कितना रह गया 10%, 10 जूल्स प्रेजेंट रह गया वहाँ पे। अब इसको ये दे रहा है उसको 990 जूल्स वापस से एनर्जी लॉस्ट हो गया टू इन्वायरमेंट एंड 10 जूल्स ट्रांसफ़र हुआ इसका वापस नेक्स्ट लेवल के लिए। ठीक है, जैसे सपोज ये बारहसिंगा हिरन टाइप का है, तो इसने अब यहाँ से क्या हुआ 9 जूल उसने एनर्जी लॉस्ट कर दिया इन्वायरमेंट को, 9 जूल एनर्जी लॉस्ट कर दिया इन्वायरमेंट को एंड सिर्फ 1 जूल ट्रांसफ़र किया सेकेंड लेवल को। ठीक है, यहाँ देखें तो इसने यूज़ किया 10 जूल ट्रांसफ़र कर दिया, 990 इसने इन्वायरमेंट को वापस रिटर्न कर दिया, लॉस ऑफ एनर्जी हो गया। ठीक है, फिर सेकेंड लेवल में हमें दिख रहा है कि अब यहाँ पे 0.9 जूल को इसने एनर्जी को लॉस कर दिया एंड 0.1 रह गया जो कि नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। अब शेर के ऊपर टॉप कॉर्निवर में तो क्या ही आएगा, मीन्स आप ये समझ लो कि जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, जो एनर्जी फ्लो कर रही है, तो फ्लो ऑफ एनर्जी ऐसा है कि जस्ट 10% पहले लेवल का 10% ही नेक्स्ट लेवल में जाएगा, रेस्ट ऑफ द जो भी उसका रहेगा वो सारा का सारा इन्वायरमेंट को एनर्जी लॉस्ट हीट लॉस के फॉर्म में वो रिटर्न चला जाएगा। इट शुड बी वेरी क्लियर बेटा। ये रीज़न है वाई फूड चेन आर नॉट लॉन्गर दैन द 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल। Repeating eating of food from producer to consumer is called a food chain. The pathway along which food is transferred from one trophic level to next trophic level starts with primary producer. ठीक, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अप थ्रू द ट्रॉपिक लेवल्स कॉल्ड द फूड चेन। उसी को हम फूड चेन कहेंगे जब तक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी चलेगा। अगर इससे ज़्यादा जाएगा तो वहाँ पे एनर्जी का नहीं रह जाएगा। जैसे बार बार कंपैरिजन हो रहा है ना टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक फूड चेन, तो यहाँ पे देखो ठीक है, अगर ये विजिबल होगी ठीक है, नहीं तो हम इसको इमेज आपको भेज भी देंगे, ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो कंपैरिजन दिखा रहा है टेरेस्ट्रियल का एंड एक्वेटिक का। ठीक है, अब इस कंपैरिजन में हमें दिख रहा है कि प्राइमरी प्लांट इज प्राइमरी प्रोड्यूसर, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टॉन्स हो गए एल्गी वगैरह, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर हो जाएंगे। फिर प्राइमरी कंज्यूमर में जू प्लैंक्टॉन आ गए, प्राइमरी कंज्यूमर में हर्बीवोर आ गए, देन कार्निवोर, देन हेयर ऑल्सो कॉर्निवोर, फिर कॉर्निवोर, टॉप कॉर्निवोर। अब यहाँ पे एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है फिशेस के लिए। फिशेस को हम कॉर्निवोर, टॉप कॉर्निवोर हर कैटेगरी पे रख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अगेन कि फूड चेन क्या है। टॉप कॉर्निवोर भी है फिशेस एंड प्राइमरी कंज्यूमर भी है फिशेस। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर भी है फिशेस। क्लियर बेटा। तो जू प्लैंक्टन, कॉर्निवोर, टॉप कॉर्निवोर, टर्सरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, इस तरीके से हमें दिख रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे कॉर्निवोर में सांप दिख रहा है, लेकिन हो सकता है एक फूड चेन में सांप पे अटैक कर दे बाज, इसी में है ही ऊपर टॉप पे। ठीक है, तो वो टॉप कॉर्निवोर हो गया। तो क्वाटरनरी कंज्यूमर भी आपको दिख गया। तो इट डिपेंड्स ऑन फूड चेन कि आप कौन सी फूड चेन को पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, कहाँ तक जा रहा है वो, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। क्लियर। एंड ह्यूमन के लिए हमेशा ध्यान में रखना है कि दे आर फ्रॉम इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉप कॉर्निवर पे हैं, और उसके बाद वो किस फूड चेन में आप पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग उनका लेवल चेंज होगा। ठीक, ऑमनिवोर्स हैं तो वो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन है, उसके अकॉर्डिंग उनका लेवल चेंज होगा। अब एक चीज़ ये ध्यान में रखना, T1 टी से, जैसे ट्रॉपिक लेवल को टी से डिनोट करें, T1, T2, T3, T4, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर का हो गया, T1 प्राइमरी प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट, ऑटोट्रॉफिक। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, T2 हर्बीवोर, प्राइमरी कंज्यूमर एंड की इंडस्ट्री एनिमल्स। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाए कि की इंडस्ट्री एनिमल्स कौन से हैं, मार्क कर लेना। तो दे आर हर्बीवोर्स। वाई हर्बीवोर क्यों होंगे बेटा? देखो सोचो, ये छोटी सी एक इंडस्ट्री की तरह वर्क कर रहे हैं ना। कॉर्निवोर कभी कॉर्निवोर तो ऐसा नहीं होगा कि हर्बीवोर नहीं है तो वो गाय, अरे तुम्हारा टाइगर बैठ के तुम्हारा गाजर खाने लगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उनके लिए इंडस्ट्रियल वर्क कौन कर रहा है, उनके लिए फूड कौन बना रहा है, हर्बीवोर्स बना रहे हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड की इंडस्ट्री एनिमल। यहाँ पे जो फूड स्टोरेज हो रहे हैं
मसल्स और फ्लैशेस के फॉर्म में, उसकी वजह से वो एक तरीके से इंडस्ट्रियल वर्क कर रहे हैं, ठीक है। फ्लैश का फॉर्म हो रहा है, इस सारे फॉर्मेशन की वजह से वो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरह वर्क कर रहे हैं। तो आगे का इकोसिस्टम कार्निवोर्स को चलाने के लिए ये की इंडस्ट्री एनिमल्स हो जाते हैं। हर्बीवोर तो हर्बीवोर हो गए ना, वो तो प्लांट पे ही डिपेंडेंट है। ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स हो गए, वो तो फूड बना ही रहे हैं। लेकिन बाकी के टॉप कार्निवोर्स के लिए फूड कौन बना रहा है? कन्वर्जन ऑफ, एक देखो टाइप ऑफ फूड के कन्वर्जन में है, कहाँ वो प्लांट है, कहाँ ये फ्लैश है, ठीक है। तो टाइप ऑफ फूड कन्वर्जन, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड के इंडस्ट्री एनिमल्स। बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये आपके माइंड में होनी चाहिए और क्लिक रहनी चाहिए, ताकि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको खोल लो। फिर यहाँ पे आपको वही चेन दिख रही है। प्रोड्यूसर T1 हो गया, हार्बीवोर T2 हो जाएगा, कॉर्निवोर T3 एंड टॉप कॉर्निवोर T4। अब इसी को आप यहाँ पे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो, तो दे आर प्रोड्यूसर, दे आर प्राइमरी कंज्यूमर, दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर एंड दे आर टर्सरी कंज्यूमर। तो इस तरीके से नोट डाउन कर लोगे बेटा, और टी वर्ड भी नोट डाउन कर लोगे। क्लियर है? देखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन अभी सॉल्व करना तो आपको इसके कॉन्ट्राडिक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे कि किस चेन में इसको रखना है। नाउ सोलर एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड देन फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। इस तरीके से आपको अलग अलग लेवल दिख रहा है। और ये आपका इमेज, ऐसा ही रिलेटेड इमेज आपकी एनसीईआरटी में भी है। हीट लॉस दिख रहा है, हीट ट्रांसफर दिख रहा है, फ्लो ऑफ एनर्जी दिख रहा है, फ्लो ऑफ मैटर दिख रहा है। प्रोड्यूसर प्लांट, प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर, सेकेंडरी कंज्यूमर कॉर्निवोर, टर्सरी कंज्यूमर कॉर्निवोर। तो इतना कोई ग्राफिकल हमें रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, ये लिख लेना। और यहाँ पे आप अगर हर इस पे ऐसे लॉस ऑफ हीट लिख दोगे तो एक ही फ्लो में आपको सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। हीट लॉस, ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट 10%। यहाँ से यहाँ हीट कितनी जाएगी? 10%। वो तो एक अलग बना लोगे, खैर एनर्जी फ्लो का एक अलग बना लोगे। क्लियर बेटा? नाउ ग्रेजिंग फूड चेन आया था बीच में, जिसमें आपका प्लांट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। प्लांट इन्वॉल्व होगा और वो प्रीडेशन फूड चेन हो सकती है, पैरासिटिक फूड चेन भी हो सकती है। प्रीडेशन मैंने बताया था कि अगर एक चिड़िया एक बीज को खा रही है तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे शिकार नहीं कर रही है। प्रीडेशन का मतलब ये नहीं होता हमेशा कॉर्निवोर, ठीक है। प्रीडेशन आप लिविंग चीज़ को भी हंटिंग कर रहे हो, ठीक। लिविंग चीज़ में भी आप सीड को, फ्रूट को, या कोई भी अनाज वगैरह जो भी आप कर रहे हो, उनके अंदर जहाँ जिसके अंदर लाइफ है और आप उसको हंट कर रहे हो, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ प्रीडेशन। तो प्रीडेशन फूड चेन आ जाएगा ग्रेजिंग फूड चेन में, बिकॉज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन प्लांट, ठीक। डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट, प्लांट पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों हो सकता है। डिपेंडेंट ऑन प्लांट, ठीक है। जीएफसी में प्लांट इन्वॉल्व होगा। फिर अब यहाँ से एक पैरासिटिक फूड चेन भी हो सकता है। पैरासिटिज्म अगर शो कर रहा है किसी प्लांट के ऊपर तो पैरासिटिक फूड चेन हो जाएगा। और वो जो पैरासाइट होगा, जैसे सपोज कोई इंसेक्ट है, कोई कीड़े मकोड़े हैं जो कि प्लांट में, जो मैंने एक वो कल दिखाया था पूरा फिगर कि कैसे कैसे वो डिजेनरेट हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, टर्माइट्स वगैरह, और उन टर्माइट्स वगैरह को कोई बर्ड हंटिंग कर रही है, ठीक है। तो वो जो स्टार्ट होगा उसमें बीच में पैरासिटिस भी आ जाएगा, तो पैरासिटिक फूड पैरासाइट्स भी इन्वॉल्व हो गए, तो उसी का एक टाइप हो गया कि पैरासिटिक फूड चेन। देन डेट्राइटस फूड चेन, जहाँ पे प्लांट से कट हो गया, ठीक है। कट इन द सेंस यहाँ पे डेथ आ जाएगी, ठीक है। डेथ एंड डीके आ गए, डेथ हो चुकी है और डीके मटेरियल है, उन पे जो ग्रो कर रहे हैं डेट्रीवोर्स, डिकम्पोजर, उन्होंने एक छोटी सी फूड चेन बना ली, दैट इज डेट्राइटस फूड चेन। तो आप इसको ब्रॉडली सोचोगे तो इट इज़ अगेन डिपेंडेंट ऑन प्लांट। कुछ भी प्लांट पे डिपेंडेंट बिना डिपेंड हुए चल ही नहीं रहा है, लेकिन ये अपने आप में एक छोटी सी नॉन लिविंग वाली ले लें। नॉन लिविंग मतलब नॉन लिविंग मटेरियल नहीं, ठीक है, जिसकी लाइफ नहीं है, जिसकी डेथ हो चुकी है, तो वहाँ से एक छोटी सी चेन कनेक्ट हो गई, दैट इज डेट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन दिख रहा है आपको। फिर यहाँ पे डेट्राइटस फूड चेन दिख रहा है, एक छोटी सी लीफ वगैरह से, इटन बाय वुडलूज, मतलब वही इंसेक्ट वगैरह, टर्माइट्स वगैरह, इटन बाय बर्ड। तो यहाँ पे एक छोटी फूड चेन हुई। अब ये बर्ड की अगर डेथ हो जाती है तो डिकम्पोजर इस पर एक्ट करेगा, ठीक। तो मीन्स एक ऐसा चेन दिख रहा है आपको जिसमें लिविंग प्लांट्स इन्वॉल्व नहीं है, चेन में नहीं दिख रहे हैं। तो डेट्राइटस
यू कैन से इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रेजिंग, बट यहाँ पे एक हमने एक अलग छोटी सी चेन उससे निकाली जो कि डेड एंड डिके मटेरियल पे ग्रो कर रही है, इसलिए बहुत केयरफुली यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से आपसे गलती होने के चांसेस हैं। तो जितनी भी चीज़ें बोल रहे हैं आप उसको बहुत ध्यान में रखोगे और ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लोगे। तो ग्रेजिंग फूड चेन, क्योंकि सिंपल आपसे प्राइमरी सेकेंडरी ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक। जैसे लेट्समैन 10% लॉ पूछता है, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बट ये आपको ऐसे क्वेश्चंस पुट होंगे जो कि आप गलत कर सकते हो। तो ग्रेजिंग फूड चेन, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी स्टार्ट फ्रॉम डेट्राइटस डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि वहाँ से हमने उसको अलग कर लिया उस फूड चेन को, ठीक है। जैसे 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम 2 का मल्टीप्लाई किया और बीच से हमने तीन 2 को निकाल लिया, तो वो था तो उसका पार्ट, लेकिन हमने उसको आइसोलेट कर लिया। लेस एनर्जी फ्लोज थ्रू दिस, अब ये भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, यहाँ से लेस एनर्जी फ्लो क्यों होगा और यहाँ से हाई क्यों होगा? इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ कंपोजिशन, जो वहाँ पे एनर्जी का फ्लो है वहाँ पे वो खुद भी यूज़ कर रहा है एनर्जी को और फिर लॉस कर रहा है एंड उसके बाद उसने ट्रांसफ़र किया। यहाँ पे क्या है, वो ऑलरेडी डेथ एंड डीके मटेरियल है, अब उसके अंदर जितना भी एनर्जी स्टोर्ड है ऑर्गेनिक मैटर में, जो एनर्जी स्टोर है वो सारे के सारे वहाँ पे एनर्जी वहाँ पे वो यूज़ होंगे, ठीक है। वो एनर्जी रिच मटेरियल उन डिकम्पोजर्स के लिए, उन बैक्टीरिया फंजाई के लिए हो जाएगा, और उस बैक्टीरिया फंजाई या उस पर अगर हम बात करें कि कोई और वैसे तो वहाँ पे नहीं कहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मोर एनर्जी जो इन्वॉल्व है, अब उसको किसी नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाना है, तो एक हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके रिस्पेक्ट में होगा। तो मोर एनर्जी फ्लो थ्रू दिस एंड लेस एनर्जी फ्लो, जो एनवायरनमेंट में एनर्जी आ रही है, ठीक है, लेस मोर, यहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज वो यूज़ कर रहा है क्योंकि वो जो ग्रो कर रहा है उसके लिए अब वो कंटेंट एकदम फिक्स है, वो कंटेंट अपने लिए कुछ नहीं यूज़ कर रहा है। यहाँ पे क्या है, लिविंग है, ये अपने लिए भी यूज़ कर रहा है, इसका एनर्जी लॉस हो रहा है और फिर एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ उसका हो गया। तो दैट इज़ इन दिस रिस्पेक्ट दिस इज़ लेस एनर्जी फ्लोज थ्रू दिस एंड दिस इज़ मोर एनर्जी फ्लो। In aquatic ecosystem, it is the major conduit for energy transfer. एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपको ये मिलेगा क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स और वहाँ से स्टार्ट होगा तो ग्रेजिंग फूड चेन रहेगी। एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इट इज़ द मेजर कंडक्ट फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र। जब मैंने ये बोला कि मोर एनर्जी फ्लोज हो रहा है तो ऑब्वियसली टेरेस्ट्रियल, अब अगेन हम तुम्हारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ नंबर ऑफ प्लांट्स ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ लीव्स या नंबर ऑफ ब्रांचेस जो टूट टूट के गिर रहे हैं उनके कंपोनेंट ज़्यादा होंगे, ठीक है, उनका अमाउंट ज़्यादा होगा। फिर वहाँ पे जो ग्रो करने वाले डिकम्पोजर्स हैं या डेट्रीवोर्स हैं उनकी स्पेसीज वैरायटी ज़्यादा होगी, नंबर्स ज़्यादा होगा, उनका पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, तो वो हाई एनर्जी ट्रांसफ़र रेट हो रहा होगा, ठीक है। तो दे प्लेज मेजर इंपॉर्टेंट रोल इन टेरेस्ट्रियल कंडीशन एंड दे प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एक्वेटिक कंडीशन। क्लियर है? तो ये नोट डाउन कर लोगे बेटा। नाउ Chos Alchon recognized in the 1920s that food chain are linked together into food web. जो हम लोग फूड वेव की बात कर रहे हैं तो एक साइंटिस्ट जी आ गए, इनको भी थोड़ा सा इज्जत मान सम्मान दे देना और नोट डाउन कर लेना, इम्पॉर्टेंट है, आया हुआ है क्वेश्चन। फूड वेब समराइज द फीडिंग रिलेशनशिप इन अ होल कम्युनिटी। फूड वेब में क्या हो रहा है, फीडिंग रिलेशनशिप की स्टडी हो रही है, एनर्जी का फ्लो स्टडी हो रहा है। बिकॉज मैनी ऑर्गेनिज्म फीड एट मल्टीपल ट्रॉपिक लेवल, फूड वेव्स कैन बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स, जो हमने बात बताई आपको कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कई अदर लेवल पे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, इस वजह से वहाँ क्या बन जाता है, फूड वेब। In the nature, food chain do not operate independently. The several food chains are interconnected with each other and forming a food web. Important point है बेटा। Food web provide stability to the ecosystem because it provide alternate resources for the food या source for food. Ecosystem stable कैसे होगा, अगर एक ही रिसोर्स, वही बात, अगर हम कुछ डिसाइड कर लें कि हम तो बस फ्रूट ही फ्रूट खाएंगे तो फ्रूट ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी सिचुएशन में हम ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ फ्रूट नहीं है, अब जस्ट सपोज़ कि जो ऑमनीवोर्स में आ जाएंगे, जो ऐसे हैं मतलब नॉन वेजिटेरियन टाइप के हैं, वो वेज भी खा सकते हैं, नॉन वेज भी खा सकते हैं, ठीक है, वेज भी खा रहे हैं, नॉन वेज भी खा सकते हैं। अब इनके ट्रैवल के चांसेस ज़्यादा हैं,
ये ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं, ये ऐसी कंट्रीज़ में भी ट्रैवल करेंगे जहाँ पे कि मोस्टली नॉनवेज ही नॉनवेज है। देखो टूरिस्ट प्लेस जो होते हैं वहाँ तो अल्टरनेट हमेशा अवेलेबल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ टूरिस्ट भी नहीं है लेकिन फिर भी आप किसी काम की वजह से वहाँ चले गए तो वहाँ पे आपको फूड के लिए फ़ाइट करना पड़ जाएगा। तो दैट इज़ सिंपलेस्ट, आप एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हो कि फूड वेव आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है। आप डिफरेंट रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट हो जाओ, आप अलग अलग तरीके की चीज़, आप वेजिटेरियन भी खा सकते हो, आप एग भी खा सकते हो, आप नॉन वेज भी खा रहे हो, तो आपका सर्वाइवल, आपको उस दिन की आपके आपके अंदर भी वही एनर्जी का डिस्टॉर्शन चल रहा है ना, आपकी बॉडी, आप खाना क्यों खा रहे हो बार बार, ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि एक दिन खा लो हफ्ते भर पढ़ाई करो, तो आप डेली डेली रिवाइज क्यों कर रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ जो चीज़ें हैं वो यूज़ हो रही हैं और फिर से उनको इक्वल एक लेवल के लाने के लिए आपको फिर से फीडिंग करना पड़ता है। तो आप रिसोर्सेज अगर मल्टीपल होंगे तो आप किसी भी कंडीशन में फीड कर सकते हो। तो जो आपको फूड वेव है दैट विल प्रोवाइड अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टार्टिंग फ्रॉम प्लांट्स फूड चेन्स आर or rather webs are formed such that an animal feeds on a plant or on another animal and in turn is food or for another। ठीक है, वही हर एक लेवल पे अपने छोटे वाले पे वो डिपेंडेंट होगा और वो खुद दूसरे के लिए फूड की तरह बिहेव करेगा। द चेन और वेब इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस इंटर डिपेंडेंसी। कि अब आपको दिख रहा है पूरा, आराम से बैठ के इसको देख लेना, ठीक है, कि किस तरीके से ये फूड वेव को फॉर्म कर रहा है, किसकी एरो कहाँ जा रही है। तो वैसे भी ये जनरल चीज़ें हैं, आप इससे इंटरेक्ट हो सकते हो, इंटरेक्ट आप सोचोगे तो आपको अपने सराउंडिंग में दिख रही हैं चीज़ें, ठीक, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, एक फूड पे अदर पार्ट्स के अदर टाइप्स के लोग डिपेंडेंट हैं, ठीक है, अदर लेवल के लोग डिपेंडेंट है, तो उससे फूड वेव बन जाता है। क्लियर। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में भी इंटरेक्शन हो सकता है, तो वही एक फूड चेन, एक्वेटिक फूड चेन, अगर उसमें कोई टेरेस्ट्रियल, अब जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा है कि अगर यहाँ पे कोई टेरेस्ट्रियल एनिमल इसमें हार्वेस्टिंग इस पे डिपेंडेंट हो गया, जैसे एम्फीबियंस को ले लें, और एम्फीबियंस फिर टेरेस्ट्रियल उसको कोई रेप्टाइल वगैरह ने अपना फूड बना लिया, या कोई बड़ा बर्ड्स, हॉक, बाज, वो सब उन्हें उस पर अटैक कर दिया, तो वो अपने आप टेरेस्ट्रियल में चला गया, ठीक है, तो वो वहाँ पे फूड चेन वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर जाएगी। तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ नेटवर्किंग, एक नेटवर्क बनता जा रहा है, एक जाल बनता जा रहा है, दैट्स वाई इट इज फूड वेव। नाउ द एग्जाम्पल्स, ये आपको कुछ दिया हुआ है, ठीक है बेटा। अब ये आपको एनसीईआरटी का ही इमेज दिख रहा है 14.2, यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर, फूड ट्रॉफिक लेवल्स दिख रहे हैं, प्लांट्स, हार्बीवोर, कॉर्निवोर, टॉप कॉर्निवोर। अब यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट चीज़ नोट डाउन कर लोगे जो आपको क्वेश्चंस में गलत होता है, मैन एंड लॉयन, ठीक है, दे आर टॉप कॉर्निवोर। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैन इन सब चीज़ों को खाए जरूरी है, लॉयन पे अटैक करेगा, लॉयन और मैन के बीच में अगर वॉर हो जाएगा तो ऑब्वियसली लॉयन ही जीतेगा, लेकिन किसी वेपन्स के साथ वो वॉर होगा तो मैन जीतेगा। तो यहाँ पे आपको कोई थ्योरी नहीं अप्लाई करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ जो एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हुई हैं और जो मैन का कंट्रोल, जो ह्यूमन बींग का कंट्रोल है सब पे, उसकी वजह से आप इसको टर्सरी कंज्यूमर में रखते हो, ठीक है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन फूड चेन। तो ये बहुत बारीक सी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन में गलत ना हो, आप इसको कहीं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर में मैन को मत रख देना, जस्ट बिकॉज जब तक एग्जाम्पल आपको नहीं दिया हो तो आपको इसको टॉप कॉर्निवोर पे रखना है, ठीक। ये इमेज है आपके एनसीईआरटी की है, यहाँ पे फिर से वही हीट लॉस, फर्स्ट ट्रॉपिक, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, लिंडमैन्स लॉ ध्यान में रखना है हमें। डेट्राइटस फूड चेन में बी कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल। मैंने बोला ना, कोई अगर डेट्राइटस, कोई उस पर इंसेक्ट ऐसा ग्रो कर रहा है जिसपे फिर से आपका कोई बर्ड अटैक कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरकनेक्टेड हो जाएगी ग्रेजिंग फूड चेन से, और वो बर्ड वो दूसरे इंसेक्ट ऑलरेडी फूड उस पर हार्बीवोर पे भी मतलब प्लांट्स पे भी एक्ट कर रहे थे, तो दो दो चेन आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाएंगी। तो detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some level. Some of the organisms of DFC, detritus food chain, are prey to the GFC animals, and in a natural ecosystem, some animals like cockroaches, crows, its are omnivores. Omnivores का फिनोमेना आ रहा है,
These natural interconnection of food chains make it a food web. The number of trophic levels in the grazing food chain is restricted as the transfer of energy follows 10% law, that is Lindeman's law. Only 10% law of the energy is transferred to each trophic level from the lower trophic level. वो जो फिगर आया था ना बेटा, उस फिगर के बाद इसको आप नोट डाउन कर लोगे. Only 10% of the energy is transferred to each trophic level from the lower trophic level. In nature, it is possible to have so many levels: producer, herbivore, primary carnivore, secondary carnivore in the grazing food chain. तो ये तो हो गया तुम्हारा पूरा. आई थिंक अभी एनसीईआरटी रह गई है, तो एक बार एनसीईआरटी और देख लेते हैं. तो डेट्राइटिस फूड चेन्स begins with dead organic matter. It is made up of decomposer which are heterotrophic organisms, mainly fungi and bacteria. They meet their energy and nutrient requirement by degrading dead organic matters or detritus. These are known as saprotroph. To decompose, decomposer secrete digestive, और ये पूरा एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात यहाँ पे की गई है बेटा. एब्जॉर्प्टिव, ठीक है, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट ब्रेक डाउन डेड एंड वेस्ट मटेरियल इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल विच आर सब्सिक्वेंटली एब्जॉर्ब बाय देम. जो भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी उसको वो एब्जॉर्ब करेगा, रेस्ट ऑफ द मटेरियल सॉइल में डिजॉल्व हो जाएगा, मतलब मिल जाएगा. इन एन एक्वेटिक सिस्टम जीएफसी इज द मेजर कंडक्ट फॉर एनर्जी फ्लो. देखा है हम लोगों ने. एज अगेंस्ट दिस इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम a much larger function of energy flows through the detritus food chain than through the GFC. Detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some level. Some of the organisms of DFC are prey. ये हमने वहाँ पे भी पॉइंट देख लिया था स्लाइड में. Crows, etc. are omnivores. These natural interconnection of food chains make it a food web. How would you classify human beings? बताया मैंने ह्यूमन को कैसे क्लासीफाई करना है. Organisms occupy a place in the natural surrounding or in a community according to their feeding relationship with other organisms based on the source of their nutrition or food. किस तरीके से वो interconnected होंगे. Organisms occupy a specific place in the food chain that is known as their trophic level. Producers belong to the first trophic level, herbivores primary consumer to the second, carnivore to the third. यही सारी चीज़ जो हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी है बेटा. तो ध्यान से एक एक लाइन को, एनसीईआरटी की लाइन हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, इसको हमें मिस नहीं करना है. तो आप सारी लाइन को पढ़ेंगे. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल. व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म डाई इट इज कन्वर्टेड टू डेट्राइटस और डेड बायोमास that serves as energy source for decomposer. Organisms at each trophic level depends on those at the lower trophic level for their energy demand. तो ये आपको पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है बेटा एकदम अच्छे से. Organisms at each trophic level depends on the those at the lower trophic. उससे जो नीचे होगा, जैसे T2 हमेशा T1 पे डिपेंडेंट होगा, क्लियर. T3 हमेशा T2 पे डिपेंडेंट होगा. डायरेक्टली वाली बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली तो सब प्लांट पे आपका प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है. ईच ट्रॉफिक लेवल हैज़ अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप. स्टैंडिंग क्रॉप याद है, स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, ठीक है. तो स्टैंडिंग क्रॉप ऑर्गेनिक कंपोनेंट सारे, लिविंग कंपोनेंट. द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज बायोमास. जब उसको केजी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में मेजर करें तो हम उसे को बायोमास कहते हैं. द बायोमास ऑफ ए स्पीसीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ fresh or dry weight. Measurement of biomass in terms of dry weight is more accurate. Why? चलो इसका आंसर तुम लोग दोगे. इसका आंसर देना है बेटा, सबको देना है, सब इसका रिप्लाई करना सोच समझ के. The number of trophic levels in the grazing food chain is restricted as the transfer of energy follows 10% law. कौन सा लॉ है ये, उसका भी नाम आप मेरे को सेंड करेंगे. Only 10% of the energy is transferred to each trophic level from the lower trophic level. In nature, it is possible to have so many levels: producer, herbivore, primary carnivore, secondary carnivore, and the grazing food chain. Do you think there is any such limitation in detritus food chain? इसका भी आंसर आप लोग मुझे सेंड करोगे. मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, आज ही के लेक्चर में सारे आंसर हैं, क्लियर. इसके बाद आपको यहाँ पे इमेज आ जाता है, जिस इमेज को भी हमने देखा है
हीट लॉस वगैरह सारी चीज़, लेवल डिफरेंट, एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पे आपका खत्म हो गया एनर्जी फ्लो। नेक्स्ट वन रहेगा इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो नेक्स्ट लेक्चर से इसको कंटिन्यू करेंगे अच्छे से बेटा। बहुत इसमें कुछ टफ नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बोल रही हूँ, वो बातें आप पेंसिल से नोट करोगे, ठीक है। वो हेल्प करेंगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। डायरेक्ट आपको लिखना इजी है, डिकम्पोजर क्या होते हैं, डेटरेटर्स क्या होते हैं, एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में रोल प्ले करेंगी, वो आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक। चलो बाय बाय, टेक केयर।